Hello, everyone. A very good afternoon to all of you. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be really doing good with your health. हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी का वो लार्जेस्ट ऑर्गन है और एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कितनी हेल्दी हम हैं, ये पता चलता है हमारे स्किन से। तो स्किन बहुत कुछ बताता है हमारे अंदर क्या कुछ हो रहा है, हमारी हेल्थ कैसी है ओवरऑल, इसके बारे में भी। ऐसे में जब भी हम स्किन पर बात करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत बातचीत नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन स्किन इन्फेक्शन है। स्किन में होता है, नेल्स में होता है, स्कैल्प में भी हो सकता है और फंगस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारी स्किन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दिशा ओभल, जो लातूर से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर दिशा एमबीबीएस हैं, डीडीबी उन्होंने किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कई सालों का अनुभव उन्हें है। She offers patient-friendly scientific advice to the problems of her patients while maintaining the highest professional and ethical values. और डॉक्टर दिशा इस वक्त डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट है मार्वल स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। तो स्किन हेयर लेजर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स है, प्रोसीजर्स प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन आप देती हैं। और एड्रेस भी हम आपको बता दें, आपकी क्लिनिक का है न्यू रैनापुर नाका, रेलवे स्टेशन, रिंग रोड, लातूर। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर दिशा से यहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दिशा आपका हमारे इस सेशन में। नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर दिशा सोनारखन ओवाल, मार्वल स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक, लातूर, महाराष्ट्र, यहाँ पे सिंस लास्ट 10 इयर्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंगल इन्फेक्शन, जो कि एक बहुत कॉमन आजकल के लोगों में पाया गया है। बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन पर डॉक्टर हम बात करेंगे और आमतौर पे जब गर्मी होती है या बारिश होती है, मानसून होता है या ट्रांजिशन होता है, एक वेदर दूसरे वेदर में चेंज हो रहा है, बीच का ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ये इसमें एक अलग सी उमस होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में और ऐसे में पसीना बहुत आता है और फंगल इन्फेक्शन के केसेस अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर, क्या है फंगल इन्फेक्शन, कब ज्यादा होता है, किस तरह से हमें परेशान कर सकता है? फंगल इन्फेक्शन, इसे हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। ये हमारे स्किन के ऊपरी सरफेस पे होने वाला एक इन्फेक्शन है और ये जहां हमें गीली जगह, हमारे स्किन पे, हमारे शरीर पे जहां गीली जगह रहती है वहां ये अफेक्ट करता है। तो बारिश के मौसम में अगर गीले कपड़े पहने हैं और जैसे हम ज्यादा देर वो कपड़े चेंज नहीं किया हमने, तो गीलेपन की वजह से उसकी फंगल की शुरुआत होती है। सिमिलरली जब गर्मी के दिनों में पसीना आता है हमारे एरिया, जो जांग में हमारे, अगर हमने क्लोज फिटेड क्लोथ्स पहने हैं तो वहां पे भी गीलेपन की वजह से, या फिर हम वॉशरूम में जाते हैं, बाहर आते हैं, पूरी तरह से सूखा नहीं करते हैं, तो गीलेपन की वजह से इसकी शुरुआत होती है। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे अगर हमने ब्रेड लाया है और बिस्किट लाया है तो बिस्किट ड्राई होने के कारण उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्रेड है वो कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद खराब होना शुरू हो जाएगा। यानी जहां गीलापन है वहां पे इस फंगस की शुरुआत होती है और वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, जंतु जो है वो डबल होते जाते हैं, ट्रिपल होते हैं। इस तरह से वो गीलापन जहां रहता है उस सतह पर मल्टीप्लाई होके बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए गीलापन ही इसकी ओरिजिनल वजह होती है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर। और वाकई में ब्रेड हम सब घरों में लाते हैं और कई कई बार हम देखते हैं, खास कुछ सीजन्स में, कि उनमें बहुत आसानी से फंगस लग जाता है और एक बार जब लग जाता है तो बहुत जल्दी वो पूरे ब्रेड एंड ब्रेड के पैकेट को कंटेमिनेट कर देता है। तो उसी से हम समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक होता है, कितना कंटेजियस होता है और कितनी जल्दी फैलता है। तो ऐसे में मॉइस्चर या गीलापन सबसे बड़ा दुश्मन, जैसा कि आपने कहा। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स है डॉक्टर, स्पेशली फोल्स, जहां बहुत पसीना एक्यूमुलेट होता है, तो उस पर अगर आप प्रकाश डालें कि वो कौन कौन सी जगह है, वो कौन सी सतह है, बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, बेसिकली ये स्टार्ट मैक्सिमम लोगों में स्टार्ट होता है हमारे थाइज एंड ग्रोइंस, मतलब जांग में
जो जंक्शन होता है वहां पे टाइट फिटेड क्लोथिंग, पैंट, जो गर्ल्स भी आजकल जीन्स पहनती है और मतलब टाइट लेगिंग्स ये पहनती है, उस वजह से शुरुआत वहां से होती है। और जब वो फैलते जाता है, जो साड़ी पहनते हैं उन फीमेल्स में, वो जहाँ पे साड़ी का कांटेक्ट होता है वो एरिया, मतलब अराउंड अवर एब्डोमेन, पेट के आजू बाजू में उस एरिया में फैलता है, साथ में बटक्स यानी हमारे सीट की जो जगह है उस जगह पे भी फैलता है। तो ये एक जगह हो गई जहां पे ये शुरुआत होता है। दूसरी जगह है छाती पे, छाती में और हमारे आर्म पिट्स में, तो वहां पे भी पसीना आता है और कपड़े मतलब घर्षण की वजह से, क्लोज कांटेक्ट कपड़ों का होने की वजह से, और स्पेशली फीमेल्स में चेस्ट में, ब्रेस्ट के नीचे जो फोल्ड जमा होती है उस जगह पे ये पसीने की वजह से और स्किन एक में घर्षण होने की वजह से इन स्पॉट्स पे ये ज्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्टेजियस होने की वजह से अगर वहां का हाथ इधर कहीं लग गया फेस पे इधर उधर, तो वो एक से दूसरे को, मतलब उसी जगह पे, उसी बॉडी पे एक जगह से दूसरे जगह भी फैलता है। बिल्कुल, तो वो बॉडी फोर्स खास तौर पे जहाँ पे पसीना एक्यूमुलेट होता है वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं फैलने के। और ऐसे में ये समझ लेना भी जरूरी है डॉक्टर, जैसा कि आपने शुरुआत से कहा कि मॉइस्चर या जहां पर गीलापन होगा वहां फंगस के फैलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसे में प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम बचाव करें, खास तौर पे वो जो कुछ समय होते हैं ना जब ज्यादा पसीना आता है, या कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत पसीना आता है, क्या करें? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी गर्मी के मौसम से। गर्मी के मौसम में हमें सुबह शाम कम से कम 2 बार बात करनी चाहिए, या फिर जैसे फीमेल्स होती है, खाना पकाया है उसके बाद पूरा पसीना पसीना आ जाता है, तो आपका काम खत्म होने के बाद तुरंत आप नहा लीजिए, क्योंकि पसीना जितने देर कांटेक्ट रहेगा हमारे स्किन से उतने देर में वो पसीने की वजह से वो फंगल इन्फेक्शन शुरुआत हो सकती है। तो जैसे अगर कोई प्लेयर्स है, स्टूडेंट्स जो आउटडोर खेलते हैं, उनको भी खेल के आने के बाद में, जैसे आते हैं हम थक के बाहर से, स्कूल कॉलेज से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो शाम में हम क्या करते हैं, फैन चालू करते हैं, कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें, शॉवर सुबह तो लेते ही है पर शाम में भी शॉवर लेना है, नहाना है, वो पसीना कंप्लीटली वॉश ऑफ होना चाहिए। एटलीस्ट ग्रोइंस के नीचे का एरिया तो हमने कंप्लीटली पानी से वॉश करके ड्राई टॉवल से पोंछ के सूखा करना चाहिए। नहाने के बाद भी हमने जल्दबाजी में कपड़े नहीं पहनना है, नहाने के बाद हमने पहले ड्राई करना है वो जगह, और फिर उसके बाद सूखा होने के बाद हमने अपने कपड़े पहनना है। सिमिलरली जब हम वॉशरूम यूज करते हैं और पानी से अगर हम अपना प्राइवेट पार्ट्स वॉश कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हमने एक कॉटन के नैपकिन से पूरा ड्राई करना है, उसके बाद हमें अपने कपड़े पहनना है। ये प्रिकॉशन जरूरी है। समर में हमको ट्वाइस डेली बात करना है, और आफ्टर कमिंग टू होम इन इवनिंग। और बारिश के दिनों में ये प्रिकॉशन है कि बरसात में अगर हम भीग गए हैं तो हमें तुरंत अपने कपड़े चेंज करना चाहिए, ज्यादा देर गीले कपड़ों में नहीं रहना चाहिए। और सिमिलरली जब कपड़े हम बाहर सुखाते हैं, तो बारिश के दिनों में पूरी तरह से कपड़े सूखते नहीं है, स्पेशली अंडर क्लोथ तो सूखते नहीं है, तो हमें वो जब तक पूरे सूखे नहीं है तब तक के हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है। हमें ज्यादा कपड़े पेयर्स उसके रखना है। जैसे अभी समझो आज हमने कपड़े धोए हैं तो वो थर्ड डे सूखेंगे, तो हमें तब तक के वो बिना सूखे हुए कपड़े नहीं इस्तेमाल करने। पूरी तरह से सूखे हुए कपड़े, धूप धूप में सूखे हुए या फिर आयरन किए हुए कपड़े ही हमें इस्तेमाल करना है। और सबसे स्पेशल हमारे जो अंडर क्लोथ्स है वो हमें धूप में ही सुखाने हैं। इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। हेलो, हेलो, हेलो। जी, तो बहुत हाँ, जरूरी है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। और अगर कपड़े ठीक से नहीं भी सूख रहे हैं, जो कि बारिश के दिनों में बहुत आम होता है, तो ये जरूर मेक श्योर करें कि आप उन्हें अच्छे से आयरन कर लें, ताकि उनमें जो भी कीटाणु है वो न रहें और आप सुरक्षित रहे। तो ये कुछ अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स आपने बताए हैं डॉक्टर। फंगल इन्फेक्शन, जैसा शुरू में आपने भी कहा कि हमें मान लीजिए एक जगह हुआ है तो उसके बहुत चांसेस है कि घर्षण से या जो फ्रिक्शन होता है या बार बार जो टच होता है उसकी वजह से दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी वो फैले। तो हमें एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में तो ये हो ही सकता है, क्या एक से दूसरे में भी बहुत इजीली फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है? क्या ये कंटेजियस है, कितना कंटेजियस है?
हाँ बिल्कुल, ये फंगल इन्फेक्शन कॉन्टेजियस है। फैमिली मेंबर्स में अगर एक मेंबर को हुआ है तो ये जनरली सभी फैमिली मेंबर्स को शुरू हो जाता है। इसलिए हम उन्हें सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि आप सभी अपने टॉवल और साबुन इस्तेमाल किए हुए, हेयर ब्रशेस, ये सभी अलग अलग, मतलब सभी लोगों के अलग अलग रखिए। या तो और जब जिसको एक पर्सन को हुआ है तो उसने जितने जल्दी ट्रीटमेंट चालू की है तो उतना ही रिस्क कम है कि बाकी लोगों को घर में हो। तो ये कॉन्टेजियस बीमारी है, एक पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह भी होता है और उनके फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स जो है उनको भी होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब सफर करके आते हैं तो उस जर्नी के दौरान अगर उसी मतलब एक ही जगह पे वो शेयर्ड रहता है ना, तो वहां पे आफ्टर जी। जर्नी ड्यू टू क्लोज, मतलब कपड़े भी एक ही जगह पे, आप एक पोजीशन पे बैठे हो तो वो क्लोज क्लोथिंग उसके वजह से, प्लस जो पहले सफर करके गए तो उनकी वजह से भी ये बाद में सफर के बाद जनरली ये इन्फेक्शन नजर आता है। बिल्कुल, तो बहुत जल्दी एक से दूसरे को ये फैलता है। आपको भी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ये बहुत जल्दी हो सकता है और आपसे किसी और को भी हो सकता है। तो इसलिए सतर्कता बरतनी और ज्यादा जरूरी हो जाती है और बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए ताकि सही ट्रीटमेंट की शुरुआत हो सके। लेकिन डॉक्टर, हमारे सोसाइटी में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे, कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हम होम रेमेडी, ओवर द काउंटर एप्लीकेशन सब कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब कुछ वर्क करता हुआ नहीं दिखता तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो होम रेमेडीज हैं, कुछ लगा लो, इन्फेक्शन हो रहा है, जलन हो रही है, कुछ लगा लो, इससे आराम मिल जाएगा, या फिर किसी भी आसपास के केमिस्ट शॉप पे जाना, कोई टॉपिकल एप्लीकेशन लेना और उसे महीनों महीनों तक लगाए रखना। और कई बार हमें लगता है कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो हमारा जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो रहा है, या जो जलन है वो अब नहीं हो रही है, इचिंग नहीं हो रही है। कई लोग महीनों महीनों तक इस तरह के ट्रीटमेंट्स खुद से, जो सेल्फ मेडिकेशन है, वो करते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, तो इस पॉइंट पे मैं बहुत जोर देना चाहूंगी कि आज जो फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसका कारण यही है कि पेशेंट को जब शुरुआत होती है फंगल इन्फेक्शन की, तो पेशेंट शुरुआत होती है तभी तुरंत डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। स्पेशली इसका इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट, इनके ही पास हो सकता है। तो इसकी वजह से होता ये है कि पेशेंट का वो फंगस जो लोड है वो बढ़ते जाता है, मतलब बीमारी बढ़ती जाती है। और दूसरी बात ये है कि पेशेंट पहले जब शुरुआत होती है तो पेशेंट अपने मन से कुछ मेडिकल में से परचेज करते हैं कुछ क्रीम्स और वो लगाते हैं। उन क्रीम्स से क्या होता है कि उसकी इचिंग जो है, खुजली जो है वो तो कम हो जाती है, लेकिन जिस कारण से उसको हो रही है खुजली यानी फंगस, वो फंगस उससे मरता नहीं है उस क्रीम से। तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम सिर्फ उसका सिम्टम सॉल्व हो रहा है, मतलब उसकी खुजली की परेशानी सिर्फ खत्म हो रही है, लेकिन जो बीमारी है वो नहीं जा रही है जड़ से। तो उसको लगता है कि जाएगी जाएगी, लेकिन जैसे उसने बंद किया वो क्रीम लगाना, वापस वो फिर से शुरू हो जाता है। तो ऐसे करने की वजह से वो फंगस की ताकत बढ़ जाती है, वो रेजिस्टेंट फंगस हो जाते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जब शुरुआत होती है तभी आप स्किन के डॉक्टर को दिखाइए, तो उसकी वजह से आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट होगा और आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी से राहत पाएंगे। अगर आपने कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लगा लेते हैं जिससे आजू बाजू की स्किन जल जाती है, तो ये ऐसा करने से तो फंगस तो है ही, साथ में आपको वो इरिटेशन होके और दूसरा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया है। तो इसलिए आप स्किन स्पेशलिस्ट के अलावा और किसी को ये प्रॉब्लम ना दिखाए और अपने मन से कुछ भी क्रीम, घर में कोई क्रीम्स, झंडू बाम, ऐसे कुछ भी प्रैक्टिस ना करें। आप डायरेक्ट स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। बिल्कुल, कई बार हमें लगता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, होम रेमेडीज तो है ही, हम सब बहुत ऑब्सेस्ड है होम रेमेडीज से, दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, या ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशंस है। तो हमें लगता है कि हम अपना समय बचा रहे हैं, हम पैसे बचा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाने से बच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है, लेकिन मर्ज और ज्यादा बढ़ जाता है, जो तकलीफ है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत कम समय में आसानी से आपका इलाज संभव है, लेकिन बहुत हिट एंड ट्रायल्स के बाद जाएंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समय भी ज्यादा लगता है और तकलीफ आपको ही होगी। तो इसीलिए बेहतर है कि जब इन्फेक्शन हो, भले ही आप ये ना समझ पा रहे हो कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और,
सबसे पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उन्हें दिखाइए। तो डॉक्टर, एक और चीज आपने कहा कि जरूरी है कि डॉक्टर के पास आए और पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना भी हमारे लिए कई बार मुश्किल होता है। अगेन, ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है कि मान लीजिए 3 महीने की दवाई दी, तो हमने शुरू के 1 महीने खाया, हमें आराम मिला और हमने खुद से दवाई लेना बंद कर दिया। फिर अगर 1 महीने बाद हमें लग रहा है कि फिर से वो प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है वो भी डॉक्टर का, तो हम जाते हैं, फिर से दवाई लेते हैं, फिर से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। हम डॉक्टर को ये बताते ही नहीं है कि हमने कब दवाई लेना बंद कर दिया, कब फिर से शुरू कर दिया। और एक और बात जो आपने कही कि आजकल रिकरेंस या फिर रेजिस्टेंस की केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या एक वजह ये भी है ट्रीटमेंट पूरा ना लेना? हाँ बिल्कुल। ये कुछ सालों पहले, 10 सालों पहले ये फंगल इन्फेक्शन इतना दिन नहीं लेते थे। अगर उसको क्योर करना है तो कम टाइम में हो जाता था, कभी कभी तो सिर्फ क्रीम से भी हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में क्रीम्स प्लस टैबलेट्स ये तो लग ही रहे हैं, और कोर्स बहुत दिनों तक लेना पड़ रहा है। तो इसका कारण है वो फंगल इन्फेक्शन, फंगस जो है वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। कहने का मतलब कि उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे हमने देखा था कि कोविड के पीरियड में कोविड वायरस जब नए नए वेरिएंट आ रहे थे तो वो एक से बढ़कर एक स्ट्रांग आ रहे थे। तो वैसे ही ये फंगस जो है, ये इनके वेरिएंट जो आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। और इसका कारण है कि पेशेंट स्टार्ट होता है तब नहीं दिखाते हैं, बहुत लेट दिखाते हैं। और दूसरा कारण है कि ट्रीटमेंट चालू तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ा इचिंग कम हो गई तो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। उसकी वजह से जो समझो 100 है वहां पे फंगस, उसमें से समझो 80% चले गए, 20% रह गए हैं। तो वो 20% वापस ग्रो होके कुछ दिनों बाद 100% हो जाते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि अरे ये वापस सब आ गया है, तो अब मैं फिर से और कुछ दूसरा लगाऊं। तो ऐसे बीच बीच में गैप करते हैं, ट्रीटमेंट में ब्रेक करते हैं, तो फंगस को और ग्रो होने का चांस होता है। और पेशेंट इधर परेशान होते रहते हैं कि ये 6 महीने से, साल से क्यों मेरा कोर्स चालू है। उनको ये समझ में नहीं आता कि जिस दिन मेरी टैबलेट खत्म हुई है उस दिन मैं वापस डॉक्टर ने जो डेट दी है उस डेट पे डॉक्टर के पास जाओ, फिर आगे कोर्स लो। और जिस दिन डॉक्टर बोलेंगे कि आपकी आज बीमारी खत्म हुई, उसी दिन हमें वो कोर्स कंप्लीट करना है। तो इस चीज को आप हर पेशेंट की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, तो हर पेशेंट में अलग अलग टाइम लग सकता है, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने। तो जब तक डॉक्टर आपको 100% बोलते नहीं है कि आप बंद कीजिए, तब तक आपने बंद नहीं करना है। और मेन ये प्रॉब्लम है कि उसके स्पोर्स रहते हैं, वो फंगस जो रहते हैं उसकी स्पोर्स, जैसे फूलों में बीजें रहती है ना, वैसे इसमें स्पोर्स रहती है। तो वो थोड़ी भी गीलापन आया तो वापस ग्रो होने लग जाता है। इसलिए ये इसका कोर्स थोड़ा ज्यादा दिन लिया तो ये पूरा जड़ से ये बीमारी जाती। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कि जड़ से इस बीमारी को, इस इन्फेक्शन को हम खत्म करें। उसके लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले आप एक डर्मैट के पास जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। उसके बाद दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। जब तक डॉक्टर ना कहें कि अब आपका जो इन्फेक्शन है पूरी तरह से ठीक हो गया है, जड़ से समाप्त हो गया है, तब तक खुद से दवाइयां लेना बंद ना करें। चूंकि दवाइयों की का जिक्र हमने किया डॉक्टर, कई बार ये भी होता है कि लोग खुद से जाके एंटी फंगल जो मेडिकेशन है वो भी शुरू कर देते हैं। और एक और चीज जो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रबल है और कई क्वेश्चंस भी क्योंकि उसको लेकर आ रहे हैं कि एंटीबायोटिक कौन से लगेंगे। हालांकि हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन की, तो लोग खुद से कई बार एंटीबायोटिक, उन्हें लगता है हर मर्ज की यही दवा है, एंटीबायोटिक ले लो उससे ठीक हो जाएगा। तो इस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें, हमें समझाएं कि क्यों जरूरी है कि सिर्फ हम डॉक्टर के लिखे प्रिस्क्रिप्ट किए हुए ही दवाइयां खाएं, खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें। बेसिकली इसमें ये होता है कि अब ये फंगस है तो फंगस को किल करने वाली दवाइयां लगेगी, दवाइयों के साथ में क्रीम लगेगी। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर उसने सिर्फ क्रीम लगा लिया है तो वो फंगस मर जाएगा, लेकिन जब हम वो गोलियां भी खाएंगे, गोलियां अंदर से काम करेगी तो वो फंगस प्रॉपरली कील होंगे। दूसरी बात है कि कुछ क्रीम्स ऐसी है जिसमें मिक्स होता है, 2-3 चीजें मिक्स होके बनाई हुई रहती है क्रीम, उससे खुजली जाती है कभी कभी। तो उसमें फंगस मरने वाली भी दवा रहती है और खुजली जाने वाली भी दवा रहती है। लेकिन ये मिक्सचर का कोई काम नहीं, कुछ मतलब अच्छा असर नहीं होता है इससे। सिर्फ हमको ऊपरी तरह से ऐसा लगता है कि लाल जो हुआ है, स्किन इन्फ्लामेशन हुआ है, वो कम हुआ है, इसका मतलब बीमारी। एंटी फंगल टैबलेट प्लस क्रीम्स, इसका डोज
उसके उस पेशेंट के वजन के हिसाब से ये डोज रहता है। कभी कभी पेशेंट इतनी बड़ी गोली है तो आधी खा लेगा, ऐसा नहीं रहता है। डॉक्टर जब देता है, स्किन स्पेशलिस्ट हो, कई सालों का उनका एक्सपीरियंस होता है, वो इस हिसाब से देते हैं कि अगर बड़ा है 50 kg वेट है तो उसको कितना टैबलेट का डोज लगेगा, तो बच्चा है तो उसको कितना डोज लगेगा, उस हिसाब से उन्होंने वो डोज कंप्लीट करना चाहिए। पेशेंट वो डोज भी कंप्लीट नहीं करते हैं और आधा अधूरा डोज लेते हैं, अच्छा ये टैबलेट तो हमने खाई है, इतने दिन खाई है, ऐसा कंप्लेंट करते हैं। तो उस वजह से वो उनको या किसी और स्पेशलिटी के डॉक्टर को भी ये नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली कितना डोज लेना चाहिए। तो इसलिए ये स्किन स्पेशलिस्ट ही एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं कि किस टैबलेट का कितना दिन डोज कंप्लीट लेना चाहिए और कब वो बंद करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारे किसी दूसरे ऑर्गन में अगर किसी तरह की तकलीफ होती है तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आंखों की दिक्कत है तो आंखों के डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन स्किल एक ऐसी चीज है जिसपे हम इतना लीनियंट हो जाते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाद में हमको जाना एक डर्मैट के पास ही पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत वक्त हम जाया कर चुके होते हैं और तकलीफ हमें ही उठानी पड़ती है। तो ऐसा ना करें, सबसे पहले एक डर्मैट के पास जाए और पूरा इलाज कंप्लीट करें, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा था कि बहुत जरूरी है कि उसको सही समय पे हम देखें, जांच करें और फिर उसका इलाज करें। तो जब एक पेशेंट आपके पास आता है फंगल इन्फेक्शन लेकर, तो क्या सिर्फ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से ही आप पता कर लेते हैं कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है, कितना डीप है, कितना गहरा है, या फिर किसी तरह के टेस्ट भी होते हैं? और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स खुद से या सेल्फ मेडिकेशन हम एक तरह से कहें करके जाते हैं, तो क्या उसमें पता लगा पाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, या कोई टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए? हाँ, मैक्सिमम केसेस में तो हमें देखकर पता चल जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग क्रीम्स लगाने के कारण जो जैसा पिक्चर हमें इनिशियली दिखना चाहिए, स्टार्टिंग में दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है और पेशेंट कुछ अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। तो ऐसे समय में हमें जरूरत पड़ सकती है स्किन स्क्रैपिंग्स की, मतलब जो ऊपरी स्किन है वो हम थोड़ी सी निकाल कर टेस्ट के लिए माइक्रोस्कोपी भेजते हैं और उसमें फिर हमें वो फंगस के स्पोर्स दिखाई देते हैं। तो उससे वो कंफर्म हो जाता है कि इन्हें फंगल इन्फेक्शन ही हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्रीम्स लगा लगा के पूरे बॉडी पे ये बीमारी फैल गई है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन एकदम ही अलग तरीके से दिखता है। कभी कभी नेल्स पे भी इन्फेक्ट हो जाता है, तो नेल्स पे से भी स्क्रैपिंग्स ले सकते हैं और ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है। और वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं और उसके फिर अगर हमने ग्रो किया तो वो मीडिया में ग्रो होके हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। जी, और डायग्नोसिस के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से तय होता है? क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बेसिकली तो हम ओरल टैबलेट्स शुरुआत करते हैं, टैबलेट्स प्लस क्रीम स्टार्ट करते हैं। वॉश करने के लिए भी कुछ शैम्पू या साबुन इस्तेमाल करते हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, तो ये स्किन के ऊपरी सतह पे ही होता है। एक दूसरे फंगल इन्फेक्शन जो कि हम डीप फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, वो टोटली डिफरेंट होता है, तो उसके लिए आईवी की जरूरत पड़ती है। पर ये जो अभी हम जिसकी बातें कर रहे हैं, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन या जिसे टीनिया इन्फेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, इसके लिए आपको क्रीम्स और टैबलेट्स, इससे ही आपका कोर्स पूरा हो जाता है। कभी कभी जो पहले के मतलब जमाने में गांव में वगैरह अभी भी चालू है, सलाइन लगाते हैं, ये वो करते हैं, तो वो तो विटामिन के सप्लीमेंट ऐसा देते हैं, तो उसका इससे इसमें उतना रोल नहीं है। इसमें टैबलेट्स और क्रीम्स और वो पूरा कंप्लीट करना कोर्स, इसका ज्यादा रोल है। बिल्कुल। डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम फंगल इन्फेक्शन की लगातार बात कर रहे हैं और जैसा कि अभी स्किन फंगल इन्फेक्शन पे बात की आपने, वैसे ही नेल में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो कौन से लोग हैं जो रिस्क फैक्टर है या रिस्क पे हैं ऑफ हैविंग नेल फंगल इन्फेक्शन, और कितना वक्त लगता है इलाज में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? राइट, फंगल इन्फेक्शन और इन जनरल कोई भी इन्फेक्शन जो है वो डायबिटीज और प्री डायबिटिक लोगों में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उस वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है।
डायबिटीज में। तो इसलिए इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो फंगल इन्फेक्शन होने के रिस्क भी बढ़ जाता है, और एक बार ट्रीटमेंट चालू करने के बाद उनका जो ट्रीटमेंट का कोर्स है, ड्यूरेशन है, वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। समझो नॉर्मल लोगों में 3 महीने लग रहे हैं, तो उनको 6 मंथ लगते हैं। तो ये तो बात हुई स्किन के ऊपर के इन्फेक्शन की। अब अगर नेल्स की बात की जाए तो नेल्स, फिंगर नेल्स और टो नेल्स दो होते हैं। तो फिंगर नेल्स की ग्रोथ जो है उस हिसाब से हमें वो कोर्स देना पड़ता है, तो वो 6 to 8 मंथ लग सकते हैं। और टो नेल्स में वो कुछ ज्यादा दिन, और भी ज्यादा दिन लगते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे फिंगर के नेल्स जो होते हैं वो स्लोली ग्रो होते हैं, और टो के नेल्स उससे भी धीरे धीरे ग्रो होते हैं। तो वो पूरा उनका ग्रोथ का पीरियड है, उस वक्त तक के हमें वो टैबलेट्स और उसको लगाने की एक नेल पेंट जैसा मेडिसिन होता है वो लगाना पड़ता है। तो इसमें हम कंप्लीटली 6 to 8 मंथ तो नहीं देंगे टैबलेट्स, लेकिन उसमें हम उन पेशेंट्स को पल्स थेरेपी देते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में तो 15 दिन 1 महीना उनको डेली टैबलेट देंगे, लेकिन बाद में हर महीने के 7 डेज ऐसे उनको वो टैबलेट्स देते जाएंगे। उसे हर महीने कंटिन्यूअस, फिर हमें 6 to 8 मंथ 10 मंथ तक के कंटिन्यू करना पड़ता है। जी डॉक्टर, स्कैल्प इन्फेक्शन भी होता है, उस पर भी अगर आप थोड़ी बात करें। हाँ, फंगल तो इन्फेक्शन। स्कैल्प फंगल, हाँ राइट, स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन जनरली बच्चों में देखा गया है। बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, वो ठीक से खाते पीते नहीं है, तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे बच्चों में स्कैल्प पे एक ऐसी बोगी स्वेलिंग तैयार हो जाती है, और वाइट स्केल्स भी दिखाई देते हैं, और वहां के बाल भी चले जाते हैं। ऐसा गोल एक चट्टा तैयार होता है। तो उसे फिर हम टेस्ट के लिए लेते हैं, और फिर वो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट के साथ में उनको इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए। ये भी हमें प्रिकॉशन लेना है, मतलब खाने पीने पे ध्यान देना है, क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है, ये सब बातें भी ध्यान में रखनी है। और ये सब चीजें, जैसे अभी स्कैल्प का हो गया, ये बच्चों में दिखाई देता है। नेल्स का हो गया, जिनका हमेशा गीलापन रहता है, हाथ मतलब जो काम करते हैं, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, वो नेल्स का उनमें ज्यादा होता है। मतलब ये टिपिकल एक प्रोफेशन से भी रिलेटेड होता है, जिनके हाथ पैर हमेशा गीले रहते हैं, जिनका स्कैल्प गीला रहता है, ऐसे लोगों में स्कैल्प का होता है। और जो हमेशा बैठ के रहते हैं, जैसे ड्राइवर्स हो गए, या फिर एक जगह पे बैठ के काम करने वाले हैं ह्यूमिड कंडीशन में, उनको फिर ये बटक्स पे होने वाला इन्फेक्शन ज्यादा होता है। कुकिंग करने वालों को तो चेस्ट पे और ग्रॉइंस में, हर जगह जहां जहां पसीना आता है वहां का इन्फेक्शन ज्यादा होता है। जो गर्मी के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे लोगों को ये रिस्क बढ़ जाती है। और साथ में अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, मतलब आप एनीमिया है आपको, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ऐसे लोगों में भी ये फंगल इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाता है, और ठीक होने को ज्यादा टाइम लेता है। बिल्कुल। तो फंगल इन्फेक्शन है वो स्किन पे कहीं भी हो सकता है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा नेल्स में, स्कैल्प में, और स्कैल्प में खास तौर पे बच्चों में काफी कॉमन है। लेकिन जरूरत अगेन इस बात की है कि अगर आपको ये फंगल इन्फेक्शन है, जो सिम्टम्स हैं, इचिंग हो रही है, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो प्लीज एक डॉक्टर के पास जाइए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपको अपनी परेशानी से जल्द निजात मिलेगी। डॉक्टर, प्राइवेट पार्ट्स पे भी जैसा आप शुरू से कह रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, लेकिन दिक्कत है कई बार हेजिटेशन की वजह से हम इस पर बात नहीं करते, घर वालों से भी बात नहीं करते, डॉक्टर के भी पास नहीं जाते। ऐसे में जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है और हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब ट्रीटमेंट में ज्यादा वक्त लग जाता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे, खासतौर पे हमारे जो व्यूअर्स ये सेशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन को लेकर? हाँ, आपने एकदम सही कहा है। हमारे पास कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, या फीमेल्स आते हैं, या मेल्स भी। इन जनरल सबसे पहले तो वो दिखाने को हिचकिचाते हैं कि मतलब अपने पहले 1 महीना तक तो वो घर पे ही वेट करते हैं। जब उनसे वो अनबेरेबल होता है और रात में नींद नहीं आती, बच्चों की, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मन नहीं लगता इचिंग कर करके, और फिर वो खुजली कर करके वो एरिया रेड हो जाता है, तब तक वो अपने घर में बताते नहीं है, या फिर डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अंदरूनी चीज, पहले तो फीमेल्स को लगता है कि किसके पास बताना, ये यहाँ से शुरुआत होती है। तो शर्मा शर्मा कर जब वो ज्यादा बढ़ जाती बीमारी, तब तक ही हमारे पास वो अप्रोच होते हैं।
और इसलिए फिर मैं उनको वही समझाती हूँ कि ये डॉक्टर्स का ये काम ही है, पेशा ही है कि आपकी ये ट्रीटमेंट करना है। तो आप किसी को भी हुआ है तो आप उससे शर्माइए मत, आपको हुए बराबर आप आएंगे, जितनी जल्दी आएंगे उतने जल्दी आपको आपको इतने दिन आपको खुजली में नहीं गंवाने पड़ेंगे और आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी होगा। बिल्कुल, तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर फंगल इन्फेक्शन कहीं पे भी हो, अगर ग्रॉइन एरिया में है, प्राइवेट पार्ट्स में है, तो भी हिचकिचाए नहीं, डॉक्टर की सलाह जल्द से जल्द लें। बहुत सारे सवाल फंगल इन्फेक्शन को लेकर आ ही रहे हैं डॉक्टर, और रिंग वर्म ऑन फीट जो होता है, उंगलियों में, पैर में खास तौर पे जो रिंग वर्म होता है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि किस तरह से उससे बच सकते हैं। बारिश के दिनों में बहुत कॉमन है। हाँ एग्जैक्टली इसे पहले धोबी ईच भी कहा जाता था, मतलब जो वॉशरमैन वॉशर वुमन होते हैं या फिर आज के तारीख में गृहिणियां जो कपड़े धोना या बर्तन धोना का काम करती है, या फिर जो लोग बाहर मतलब काम वाले हैं जो ये सब तरह के काम करते हैं, वो दिन में से कई घंटे पानी में बिताते हैं। तो उसकी वजह से उनके फिंगर के वेब स्पेसेस और पैर के टोस के बीच के जो स्पेसेस है वो कंटिन्यूअस गीले गीले रहते हैं। तो उस गीलेपन की वजह से वहां पे शुरुआत हो जाती है फंगस की। दिन भर गीला रहने की वजह से उनको मतलब सूखा बहुत कम रखते हैं वो, तो इसलिए। और बारिश मतलब बारिश के दिनों में मौसम भी ऐसा होता है कि धूप नहीं निकलती है, बादल बादल रहते हैं, तो उसको वो मतलब सूखने का चांस ही नहीं मिलता है, इसलिए उनको वो ग्रोथ होने के लिए अच्छी जगह भी मिल जाती है दो फिंगर्स के बीच के स्पेस में। तो ये ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा मतलब ये रिस्क है बारिश के दिनों में बढ़ने का। साथ में अगर उनमें मैंने जैसे बताया कि डायबिटीज या फिर ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो ऐसे दो केसेस मैक्सिमम मेरे पास आते हैं कि जिनमें ये जल्दी से हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, और ठीक होने के लिए बहुत टाइम लेता है। जी। प्रेगनेंसी में अगर फंगल इन्फेक्शन हो, या लैक्टेटिंग वुमेन जो हैं, जो दूध पिला रही हैं बच्चों को, उन माताओं में अगर ब्रेस्ट के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो, तो क्या करना चाहिए? एंड आई एम श्योर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ओवर द काउंटर मेडिकेशन इज अ बिग नो नो, तो क्या करे डॉक्टर? राइट, तो हम ऐसा ध्यान में रखते हैं कि जब पेशेंट प्रेग्नेंट है और हमारे पास आया है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हम उसे टैबलेट नहीं देते हैं, ओरल टैबलेट, क्रीम देते हैं। लेकिन 3 मंथ्स के बाद हम उन्हें टैबलेट चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 महीने प्रेगनेंसी के दौरान वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा फंगल इन्फेक्शन अगर हम उन्हें कुछ नहीं देंगे। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें जो टैबलेट्स हम दे सकते हैं उसमें वो हम चालू करते हैं। और मतलब उसके बाद अगर अगर उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया है, कोई कोई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी थी इसलिए हमने उसको कोई टैबलेट नहीं दिया, लेकिन बाद में जब डिलीवरी का टाइम होता है तब वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी को जब वो ब्रेस्ट फीड करेंगे तो उसको भी होने के चांसेस है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हम उनको जो प्रेग्नेंट औरतों को जो जम सकता है उसी टाइप के टैबलेट क्रीम्स प्रिस्क्राइब करके हम ये कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। जी। डॉक्टर, हम शुरू से बात कर रहे हैं कि कितना कंटेजियस है फंगल इन्फेक्शन, कैसे दूसरों को फैल सकता है। तो अगर एक फैमिली में एक मेंबर है जिसे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो बाकी के लोग किस तरह से ध्यान रखें? और ट्रीटमेंट तो ऑफ कोर्स लेना ही है जो फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, लेकिन दूसरी किन चीजों का ध्यान रखना है फैमिली में? फैमिली में हमें जैसे मैंने बताया सभी के टॉवेल्स अलग अलग रखने हैं, एक में एक के कपड़े शेयर नहीं करना है। और जो हमारे साबुन है ये भी सबके अलग अलग रहना चाहिए। और जैसे अब हम किसी को एक एक मेंबर को हो गया है तो अगर हमने हैंडशेक किया है या जो भी उसके कांटेक्ट में आए हैं तो हमने तुरंत अपने हैंड वॉश कर लेना चाहिए या फिर सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसमिसेबल है तो वो होने ही वाला है, क्लोज कांटेक्ट में ही रहते हैं फैमिली मेंबर सारे। और अगर एक को स्टार्ट हुआ है तो उसने तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। और अगर हमको लग रहा है कि दूसरे मेंबर में शुरुआत हो चुकी है तो हमने दूसरे मेंबर को भी तुरंत स्किन के डॉक्टर को दिखा के उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगर फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ध्यान हम रखें। डॉक्टर, एंटी फंगल पाउडर्स या एंटी फंगल सोप भी बहुत मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो क्या उन्हें ओवर द काउंटर लेकर यूज़ किया जा सकता है एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर? एंटी फंगल सोप्स और पाउडर, ये मतलब जब आपका कोर्स ट्रीटमेंट पूरा खत्म हो चुका है, फंगस पूरा जा चुका है, तो वो मेंटेनेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी भी फंगस बचा हुआ है या फिर शुरुआत हो गई है, तो ये सोप्स और पाउडर उतना यूजफुल नहीं होंगे। आपको ओरली मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। सिर्फ पाउडर या सोप के भरोसे आपका फंगस वॉश आउट नहीं होगा। ये सिर्फ जब आपका हो चुका है पूरा, तो वो मेंटेनेंस के लिए ठीक है। फंगल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है, मान लीजिए आपको नहीं पता, तो एक डॉक्टर के पास जाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए और ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिए, और उससे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर डॉक्टर ने बताए हैं वो जरूर फॉलो कीजिए। डॉक्टर दिशा, इससे पहले कि हम पूरे अपने इस सेशन को सम अप करें, क्या टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जब गोल गोल चट्टे आपके ग्रोइंस पे या और किसी पार्ट्स पे दिखाई दे, लाल हो गया है, तो ऐसे केस में आप तुरंत अपने स्किन के डॉक्टर के पास जाइए। कुछ भी मेडिसिन के शॉप से लेके कोई भी क्रीम्स, जैसे आजकल बहुत निकली है डेरोबियन, और मतलब दूसरे बीमारी में जो काम में आती है ऐसी क्रीम्स भी मेडिकल वाले से पूछ के लगा लेते हैं। ये ना लगाए, और शर्माने की बजाय, हिचकिचाने की बजाय आप डॉक्टर को दिखाइए और इसका पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। डॉक्टर ने अगर एक बार आपको वापस आने के लिए एक डेट देते हैं कि हाँ आप 20 डेज बाद वापस आइए या 1 मंथ बाद वापस आइए, उस डेट को आप बराबर जाइए उनके पास। और जब डॉक्टर आपको कंफर्म बोले कि अब आपका खत्म हुआ है, तभी आप खत्म पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। इसके साथ में आपको प्रिकॉशंस लेना है, गीलापन बिल्कुल नहीं रखना है। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े, कॉटन के लूज कपड़े पहनिए, और बरसात के दिनों में आप कपड़े पूरी तरह से सूखे हुए ही इस्तेमाल कीजिए। गीले वाले कपड़े, थोड़े भी गीले हैं ऐसा कपड़े इस्तेमाल नहीं करना है। नहाने के बाद आपको पूरा शरीर से टॉवेल से पूरा शरीर पोंछ लेना है, उसके बाद ही कपड़े पहनना है। वॉशरूम से आने के बाद गड़बड़ में बिल्कुल कपड़े पहनना नहीं है, सूखा करने के बाद ही पहनना है। और अपने दूसरे घर के मेंबर्स को भी ये सारे प्रिकॉशंस बताने हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस आप फॉलो करेंगे तो आपको ये इन्फेक्शन से जल्दी राहत मिलेगी और आप परेशान नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्रीफली आपने एक तरह से पूरे सेशन का रिकैप दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये आज का सेशन रहा, एंड आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने समझने को इससे हमारे व्यूअर्स को मिला है। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। आप सभी ये बातें अमल में लाइए और इन बातों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर डॉक्टर दिशा आपका, एंड व्यूअर्स थैंक यू फॉर योर एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन। ज्यादा जानकारी और अपडेट स्किन हेल्थ पर, स्किन केयर पर, इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे एफबी पेज पर, ऑल अबाउट स्किन वेलबींग। हम यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। गुड बाय।